हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8 बज चुके हैं और डेली की तरह हम आपके लिए डबल इंक्रीमेंट एमसीक्यू सीरीज लेकर हाजिर हैं। ये क्लास आपके सीआईबी पेपर 3 एबीएन एफएम से जुड़ी हुई है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं मॉड्यूल डी इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशन का 10th सेशन। यूट्यूब सेशन आपके लिए बहुत खास है, बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज यहाँ पर रखे गए हैं आपके लिए और कॉन्सेप्ट भी पूरा डिस्कस किया जाए। तो कॉन्सेप्ट विद प्रैक्टिस, ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। लेक्चर नंबर 10 है आज। आज की शुरुआत करते हैं, मॉड्यूल बी डिस्कस कर रहे हैं इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशन। आपका एग्जाम जो है वो 13 दिसंबर को शेड्यूल है और इस नजरिए से आपकी मेहनत की जो रफ्तार है वो बढ़ जानी चाहिए कि एग्जाम दो लगातार कंसेक्यूटिव डेट पर है और इस नजरिए से आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतर होनी जरूरी है। पहला सवाल आपके सामने है। एग्जाम में हर बार आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं, यानी कि मॉड्यूल डी की जो सेकंड लास्ट यूनिट है, मॉड्यूल डी का जो 6th यूनिट है सस्टेनेबल एंड ग्रीन फाइनेंस, उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड होते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है, पूछा जा रहा है कि सस्टेनेबल फाइनेंस इसके इसकी फ्रेमवर्क से जुड़ा हुआ जो सारी इंफॉर्मेशन है वो कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन आईएसओ के अंतर्गत बताई गई। आईएसओ 32210, 14007, 14008 या 14097। बेसिक सा सवाल है लेकिन एक नंबर आसानी से दिला देगा। याद रखना पड़ेगा आपको कि फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस की जानकारी आईएसओ 32210 में दी गई है। पहली बात तो सस्टेनेबल फाइनेंस होता क्या। देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक प्रकार के ऐसे फाइनेंस की जिसके अंतर्गत एनवायरमेंटल, साथ ही साथ में अगर हम बात करें गवर्नेंस और जो आपके सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हैं उन पर पूरी तरह से फोकस किया जाता है। इस फाइनेंस का इस्तेमाल इन तीन सेक्शन, इन तीन कैटेगरी से जब संबंधित प्रोजेक्ट्स पर किया जाता है। लेकिन जब हम डिफरेंसेस की बात करते हैं ग्रीन फाइनेंस की, तो ग्रीन फाइनेंस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट। सस्टेनेबल फाइनेंस का मतलब है ऐसे प्रोजेक्ट जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को टारगेट करें, सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस करें। इसके अंतर्गत एनवायरमेंटल भी आएंगे, आपके सोशल प्रोजेक्ट्स भी आएंगे और साथ साथ में गवर्नेंस से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स भी आते हैं। अगला सवाल, सेकंड क्वेश्चन, आईएसओ रिलीज्ड इन अगस्त 2022, 2022 अगस्त में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन रिलीज किया जाता है, एसओ रिलीज किया जाता है। इट प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स एंड इंपैक्ट्स एंड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया फॉर प्रोजेक्ट्स, असेट्स एंड एक्टिविटीज। देखिए, किसी भी इकोनॉमी में जब किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है तो बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जिनको उस प्रोजेक्ट को फुलफिल करना है। आज की इकोनॉमी की बात करें तो आज की इकोनॉमी में एनवायरमेंटल एस्पेक्ट पर भी बहुत फोकस किया जा रहा है कि किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने में एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और उसके कौन से एस्पेक्ट्स, परफॉर्मेंस क्या है प्रोजेक्ट की, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए इन सब बातों पर ध्यान देता है। और इससे संबंधित जो आईएसओ है उसके बारे में जानकारी आईएसओ 14008 के अंतर्गत दी है। याद रखिएगा, कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट, अब इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है एनवायरमेंट पर, कौन से एस्पेक्ट्स कंसीडर किए जाते हैं। और जब हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करते हैं, एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, तो जो प्रोजेक्ट के क्राइटेरिया हैं क्या वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसके परफॉर्मेंस की बात करें तो ये सारी बातें इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं 14008 में। तो एक बार इन दोनों को ही हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। आईएसओ 32210 इसके अंतर्गत फ्रेमवर्क बताया गया है सस्टेनेबल फाइनेंस का, और जो टेक्निकल कमेटी थी इसके अंतर्गत इस पर फैसला लिया गया वो 322 थी, इसलिए 32210 से नाम दिया गया। ठीक है, जब हम आईएसओ 14008 की बात करते हैं तो ये मॉनेटरी वैल्यूएशन के बारे में जानकारी देता है, क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं और उससे संबंधित क्या एस्पेक्ट्स हैं इसके बारे में किसी भी प्रोजेक्ट से संबंधित। ये वर्ड फर्स्ट इंटरनेशनली अग्रीड रेफरेंस फॉर असेसिंग द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स एंड इम्पैक्ट्स। पहली बार विश्व में इस प्रकार के आईएसओ को जारी किया गया जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरमेंटल एस्पेक्ट और इम्पैक्ट से जुड़ी हुई वैल्यूएशन के बारे में जानकारी देता है। अब बात कर रहे हैं साथियों हम लोग तीसरे सवाल की। तीसरा सवाल बहुत ही बेसिक है, एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये है, देश में पहला ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड
कौन से बैंक के द्वारा पेश किया गया? भारत की बात कर रहे हैं। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड और देश में किस संस्था, किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया पहला ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक या यस बैंक? करेक्ट आंसर है साथियों वो है यस बैंक। यस बैंक इज द करेक्ट आंसर। यस बैंक बिल्कुल सही जवाब है। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विशेस सस्टेनेबल फाइनेंस फ्रॉम ग्रीन फाइनेंस? हम जब भी सस्टेनेबल फाइनेंस की बात करेंगे तो इस फाइनेंस के माध्यम से उन प्रोजेक्ट को हेल्प करने की बात की जा रही है, सपोर्ट करने की बात की जा रही है जो एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस प्रोजेक्ट से संबंधित, यानी कि ईएसजी वाला कॉन्सेप्ट इससे संबंधित है। याद रखिए ईएस। और ग्रीन फाइनेंस की बात करें तो सिंपली हम एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट की बात करें तो किसी ना किसी प्रकार से एनवायरमेंट से संबंधित। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग पर रखना अपने और फिर आगे बढ़ना। सस्टेनेबल फाइनेंस फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स व्हाइल ग्रीन फाइनेंस कंसीडर्स एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। यहाँ पर देखिए कहानी को एकदम उल्टा कर दिया गया है, यानी कि ये एकदम रिवर्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, रिवर्स इंफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है दोनों से संबंधित। ऑप्शन क्या है? गलत। ग्रीन फाइनेंस इज अ सबसेट ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंस primarily targeting projects with environmental benefits, whereas sustainable finance encompasses a broader range of ESG considerations. यहाँ पर एकदम सही बात बताई गई है, बी ऑप्शन सही है। ग्रीन फाइनेंस को हम सबसेट के तौर पर देखते हैं सस्टेनेबल फाइनेंस के, मतलब ग्रीन फाइनेंस सस्टेनेबल फाइनेंस के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि सस्टेनेबल फाइनेंस एक ब्रॉडर अप्रोच को सपोर्ट कर रहा है जहां पर एनवायरमेंटल के साथ साथ में सोशल और गवर्नेंस प्रोजेक्ट भी आते हैं, जबकि ग्रीन फाइनेंस केवल एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट पर फोकस करता है। ठीक है, तो इस तरह से बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम परफेक्ट सही जानकारी दे रहा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल यानी कि पांचवा सवाल है, फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंस ESG refers to what? ESG अभी अभी हमने पढ़ा है, आपको बताना है कि ESG से आप क्या समझते हैं। इकोनॉमिक, सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर्स यूज्ड टू इवैल्यूएट सस्टेनेबिलिटी एंड एथिकल इंपैक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर इकोनॉमिक जो है एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस क्राइटेरिया दैट गाइड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल आउटकम्स। देखिए यहाँ पर E फॉर एनवायरमेंट, S फॉर सोशल एंड G फॉर गवर्नेंस सही जानकारी दे रहा है, इसके माध्यम से हम सस्टेनेबल आउटकम्स, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल आउटकम्स पर फोकस करते हैं। बी ऑप्शन में सही जानकारी दी गई। बाकी ऑप्शन E फॉर एनर्जी गलत है और इक्विटी गलत। ठीक है, तो इस तरह से आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब पढ़ते हैं आगे और बात कर रहे हैं यहाँ पर एक क्रैश कोर्स की, जो कि आपके कंप्लीट सिलेबस से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का कवरेज प्रोवाइड कर रहा है आपको विद टेस्ट सीरीज। तो आपको क्रैश कोर्स के अंतर्गत कंप्लीट सिलेबस विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवरेज, साथ साथ में टेस्ट सीरीज मिल रही है, यानी कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ में आप प्रैक्टिस पर फोकस कर पाएंगे। बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट 1499 के इस कॉस्ट पर। तो देर ना करिए, बेहतर टीम है आपके सीआईबी एग्जाम से संबंधित, आप इन सभी पेपर्स को यहाँ पर कवर कर सकते हैं। याद रखिए क्रैश कोर्स के अंतर्गत आपको 4 मेन पेपर कवर किए जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट है, बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ एनडीसी इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब भी हम बात करते हैं, यानी कि सतत विकास की जब बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत एनडीसी से आप क्या समझते हैं? एनडीसी क्या है? एनडीसी स्टैंड फॉर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। किसी भी देश के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उस पर्टिकुलर कंट्री के कुछ एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है और वो एफर्ट्स एक प्रकार के पैरामीटर्स के तौर पर यहाँ पर रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। तो पैरामीटर्स 8 पैरामीटर्स हैं जो एनडीसी के अंतर्गत आते हैं। यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तैयार किए गए हैं उनको अचीव करने का लक्ष्य जो है वो 2030, और जो भी मेंबर कंट्रीज हैं वो इन एनडीसी से एकदम बोल सकते हैं एनडीसी के बारे में जानते हैं और एनडीसी को फॉलो करते हैं अपने अपने कंट्रीज में, अपने इकोनॉमी में, इस प्रकार से वो एसडीजी को अचीव कर पाए। तो एनडीसी स्टैंड फॉर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ये क्या है? एनडीसी आर लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज, नहीं गलत है।
एनडीसी आर वॉलेंट्री कमिटमेंट्स, जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके द्वारा ये कमिटमेंट्स दिए गए हैं कि वो इसको इंप्लीमेंट करेंगे अपनी इकोनॉमी में, जैसे कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर बाय कंट्रीज अंडर द पेरिस एग्रीमेंट टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड अडॉप्ट क्लाइमेट चेंज सपोर्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये ऑप्शन एकदम परफेक्ट है, एकदम सही जानकारी दे रहा है। एनडीसीज आर नेशनल पॉलिसीज, ये कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट से संबंधित कुछ वॉलंटरी गाइडलाइंस। एनडीसी ओनली फोकस, देखिए ओनली फोकस ऑन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नहीं ये जवाब है। इस तरह से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में आपको सही जवाब पता चल गया। एनडीसी क्या है, इसके अंतर्गत 8 पैरामीटर्स आ गए, आपको जानकारी होनी जरूरी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द कार्बन सिंक। देखिए ये टर्म बड़ा चर्चाओं में रहता है, कार्बन सिंक से आप क्या समझते हैं। देखिए अभी हम जिस यूनिट पर चर्चा कर रहे हैं वो ग्रीन एंड सस्टेनेबल फाइनेंस, और इस पर्टिकुलर यूनिट के अंतर्गत हम लगातार ये बात करते हैं कि ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना है, क्लाइमेट चेंज को रोकना है। तो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कार्बन एमिशन। उसे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स का कम इस्तेमाल किया जाए, जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, ऐसी बहुत सारी बात। ऑप्शंस पढ़ते हैं। अ प्रोसेस और एरिया दैट रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन सिंक का मतलब ये, इनका कहना है सर, a chemical compound that reacts with carbon dioxide produce oxygen। गलत जवाब। देखिए एक तो बात समझिएगा, यहाँ पर ये ऑप्शन आपको पॉजिटिव दिख रहा होगा लेकिन क्वेश्चनेबल है, बाकी ऑप्शन को पढ़ते हैं। A device used in industrial plants to filter carbon monoxide before it enters the atmosphere. A natural or artificial reservoir that absorbs and stores more carbon dioxide from the atmosphere than it releases। देखिए बी ऑप्शन तो गलत है, लेकिन बाकी ऑप्शन में आपको कुछ ना कुछ बातें से लगनी हो कि हाँ ये सही हो सकती है। तो करेक्ट आंसर क्या है, फटाफट। तो साथियों सही जवाब क्या है, देखिए अगर आपको कार्बन सिंक के कॉन्सेप्ट को अब नहीं जानते, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आप गलत जवाब दे सकते हैं। जहां आपको लगेगा अपने हिसाब से कि हाँ ये बात सही हो सकती है, आप आंसर कर दो, अच्छी बात है, नेगेटिव स्कोरिंग नहीं। लेकिन जब डी ऑप्शन पर आते हैं ना, तो डी ऑप्शन एकदम एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक प्रकार का नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल रिजर्वायर के तौर पर होता है, जो कि एब्जॉर्ब करता है एंड स्टोर करता है मोर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर देन इट रिलीजेस। इसे हम कार्बन सिंक के तौर पर समझते हुए जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस व्हाट डज कॉप रिफर टू। देखिए यहां पर बात की जा रही है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एनवायरमेंटल गवर्नेंस से जुड़े हुए एक कॉन्फ्रेंस की, और इस कॉन्फ्रेंस को अमूमन देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा ही होस्ट किया जाता है। यूनाइटेड नेशन का एक कॉन्फ्रेंस होता है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसी के पैरेलली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। कॉप स्टैंड फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पहला ऑप्शन है कार्बन ऑफसेट प्रोटोकॉल, गलत। क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम, गलत ऑप्शन। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ एन इंटरनेशनल एनवायरमेंट ट्रीटी, सही जवाब है। और ये सम्मेलन हर वर्ष होता है, हर साल ही सम्मेलन होता है, इस बार ये ब्राजील में होता है, ठीक है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपके सवाल बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, which of the following correctly distinguish a climate bond from a green bond। देखिए क्लाइमेट बॉन्ड क्या है और ग्रीन बॉन्ड क्या है, इसके बीच में मिलता जुलता है, एकदम कंफ्यूजन हो सकती है, गलत जवाब भी दे सकते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। देखिए क्लाइमेट बॉन्ड की बात करते हैं तो सिंपली क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जा सके उससे संबंधित प्रोजेक्ट जो है, इनिशिएटिव्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए ये बॉन्ड मार्केट में उतारा जाता है और फंड रेज करके इसी प्रोजेक्ट्स में इसे यूज किया जाता है। ग्रीन बॉन्ड की बात करें तो इसका दायरा थोड़ा बढ़ जाता है,
ये एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, इसमें इसका इस्तेमाल किया। तो क्लाइमेट बॉन्ड फाइनेंसेस ओनली क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और एडॉप्टेशन प्रोजेक्ट्स, इन्हीं प्रोजेक्ट्स को ये सपोर्ट करते हैं। जबकि ग्रीन बॉन्ड कैन फंड एनी एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग वाटर, वेस्ट और बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में सारी बातें सही मिल गई। ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं। क्लाइमेट बॉन्ड इज इश्यूड ओनली बाय गवर्नमेंट्स whereas green bond is issued only by corporation. Green bonds are traded exclusively on a stock exchange while climate bonds are not. There is no difference. गलत बात। तो ये आंसर यहाँ पर एकदम परफेक्ट है, ये ऑप्शन एकदम सही। ठीक है, एक और खास बात आपको जाननी जरूरी है, और वो क्या है? वो है कि पेरिस एग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं, पेरिस एग्रीमेंट को इंडिया ने रेटिफाई कर रखा है। इंडिया ने इसे और सरकार के द्वारा इसे रेटिफाई किया गया। इंडिया ने इसे रेटिफाई किया गया, यानी कि इसके तहत कई बातों को हम फॉलो करते हैं। इस एग्रीमेंट के तहत हमने लक्ष्य रखा है कि 2070 तक इंडिया अपने आप को कार्बन न्यूट्रल बना लेगा। कार्बन न्यूट्रल मतलब नेट कार्बन एमिशन हमारे देश में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मुझे लगता है क्योंकि इस प्रकार के इनिशिएटिव में हर आदमी की भागीदारी होनी चाहिए, हर एक इंडिविजुअल, केवल सरकार के नहीं। सरकार कोशिश कर सकती है, प्रयास कर सकती है, जब तक देश का नागरिक इसमें ना जुड़े। तो ये प्रॉमिस है, एक तरह का कमिटमेंट है, और सरकार इस पर प्रयास कर रही है। देखिए क्या होता है। अब बात करते हैं दिवाली ऑफर की, जो कि कल 27 तारीख है, कल के दिन समाप्त हो रहा है। उससे पहले ही आपको इस ऑफर के साथ अपने आप को जोड़ लेना। इसके तहत आप सभी साथियों को अप टू 60% तक का ऑफ सभी महापैक्स और लाइव बैचेस पर मिल रहा था। ये ऑफर 27 अक्टूबर को एंड हो रहा है, 17 से शुरू हुआ था। ऐसे ऑफर बार बार नहीं आते हैं। एग्जाम प्रिपरेशन की बात करें तो CIB एग्जाम प्रिपरेशन से संबंधित सबसे बेस्ट पैक जो है वो है महापैक, क्योंकि आपके 4 मेन पेपर और इलेक्टिव पेपर, ये सब आपको इस पर्टिकुलर बैच के अंतर्गत एक्सेस मिल जाए। आपको 20+ बैचेस का एक्सेस मिलता है, मॉड्यूल वाइज DBP क्लास नोट्स मिलती हैं, क्विजेस मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट 24/7 मिलता है। 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 2,999, 12 मंथ 4,599, 24 मंथ 6,599 में उपलब्ध है। क्रैश कोर्स पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। क्रैश कोर्स, अभी आप इस क्रैश कोर्स का हिस्सा बन जाइए, आपको बहुत बेनिफिट रिसीव होगा इससे। कंप्लीट सिलेबस को कवर किया जा रहा है विद इंपॉर्टेंट टॉपिक कवरेज, और साथ साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट, मात्र 1499 में। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। अगर आप RBI ग्रेड बी को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर समर्थ RBI ग्रेड बी फाउंडेशन बैच फेज 1 फेज 2 दोनों उपलब्ध है 1899 की कॉस्ट में। नॉर्मल प्राइस, प्रो प्राइस है 3399। एडवांस फीचर्स इसमें मिलते हैं, मेंटरशिप मिलती है, बुक सेट मिलते हैं, 6 बुक सेट, आपको इंटरव्यू बैचेस का पास मिल जाता है, प्रीवियस ईयर बैचेस का हिस्सा मिल जाता है। फिर टेलीग्राम चैनल है @java_cap सर, इसके साथ आप जुड़ सकते हैं, अपने डाउट्स अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा है। सेशन को लाइक करिए, साथियों को शेयर करिए, चैनल को ज्वाइन करिए, और टेलीग्राम चैनल को अपना समझिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बेफिक्र होकर अपनी बात को रखिए। ऑफर के बारे में एक बार एंड में जानकारी देता हूँ फिर से। ऑफर जो है वो एंड हो रहा है 27 अक्टूबर यानी कल। तो फटाफट अपने आप को एनरोल करें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को रफ्तार। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।